हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज हमने रिसर्च स्टेट, जो कि हम एमडी फर्स्ट ईयर और बीएमएस फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, किस तरीके से हमको लिखना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसका कोड बना के आपको याद करा देते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने पॉइंट लिखना है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या होगा हमारा। इसमें हम पहले तो समझेंगे, क्योंकि जब तक हम चीजें याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम एग्जाम में लिख ही नहीं पाते, क्योंकि ए टू जेड हमको रट के वो लाइन याद नहीं होता है। हाँ, तो पहले हम उसको समझेंगे, फिर अगर हो सकेगा थोड़ा बहुत अपन ट्रिक बनाएंगे, कितने पॉइंट्स लिखना है वैसा लिखेंगे। ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों ही। हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा प्रॉब्लम जाती है इसमें कि इंग्लिश में हम कैसे लिखें पूरा। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि जो टर्मिनोलॉजी हमारी होती है वो इंग्लिश में यूज करना है। जैसे ना, कोई एग्जिस्टिंग फिनोमिना है, उसको फिर से सर्च करना है ना, पहले से वो है, उसके बाद फिर से उसको सर्च करके फिर से एलेबोरेट करना है। इस टाइप से आप बीच बीच में टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज करेंगे। बाकी आप ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, उसमें नंबर मिलता है। ठीक है। ए टू जेड इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिखना है। ज्यादा टेंशन होती ना बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को, कैसे लिखे पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अभी इसके पहले मैंने हमारे स्टोर पर पीजी आरबी प्रोग्राम, जो हमारा ऐप है, उसके प्ले स्टोर पर पारिक के 80 पेजेस लॉन्च किए थे। 80 पेजेस के 82 वीडियो हैं वहां पर अवेलेबल हैं। तो आज हमने फिर से नया टॉपिक लिया है, जो बीएमएस फर्स्ट फाइनल ईयर, एमडी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ये भी स्टोर पर आपको ए टू जेड पूरा अवेलेबल होगा। रिसर्च स्टैट पूरा कंप्लीट। पहले आपको रिसर्च पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको स्टैटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च। आज का टॉपिक हमारा क्या है? ओनली रिसर्च की डेफिनेशन। आपको रिसर्च के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें लिखना रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आयुर्वेदा पर्पज से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टेमिक सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि रिसर्च को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिसर्च एक प्रकार की साइंटिफिक और सिस्टेमिक सर्च है। क्या? रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टेमिक सर्च है, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन को हम सर्च करते हैं। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा स्लो स्लो ही पढ़ाऊंगी, ताकि आपका थोड़ा सा रिदम आ जाए, फिर हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है। एस्टेब्लिशिंग द ओल्ड फैक्ट विद द प्रेजेंट नॉलेज। तो हमारे संहिताओं में जो पहले से, जैसे मंडूर वटक, सुन लो ना, एग्जाम्पल के तौर पे मंडूर वटक पांडु में दिया जाता है, तो ये तो पहले से स्टैब्लिश है। तो इस स्टैब्लिश फैक्ट को फिर से क्या करना है? खोजना है, फिर से सर्च करना है। तो स्टैब्लिशिंग द ओल्ड फैक्ट विद द प्रेजेंट नॉलेज, जो पुराने पहले से स्टैब्लिश नॉलेज है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जो नए नए नॉलेज है उनको कंपेयर करके उसको फिर से प्रेजेंट करना, ये रिसर्च है। ठीक है। सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड पुटिंग इनटू साइंटिफिक एंड लॉजिकल मैनर्स। पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी इसको क्या होता है। सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग फिनोमिना, जैसे अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि फिर से जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना था, फिर से जो मंडूर वटक पांडु में दिया जा रहा था, वो पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग है, उसको फिर से आपको सर्च करना है। कैसे सर्च करना है? पुटिंग इट इनटू साइंटिफिक एंड लॉजिकल मैनर। उसी को, मंडूर वटक को पांडु में दिया है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको नए नए लॉजिक को पुट करके उसको फिर से सर्च करेंगे। जैसे मंडूर वटक में से आपने क्या निकाल लिया? आयरन निकाल लिया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मंडूर वटक में आयरन होता है, वो आयरन हमारे एनीमिया पे कैसे काम करता है,
इस टाइप से आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। और बाकी आप नए नए जो हमारे पास टूल्स आ गए, टेक्निक आ गई, उनको आप पुट करके उसको फिर से इलेबोरेट करके अच्छे से सर्च कर सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट एंड फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट, पूरा हमको वही बता रहा है। आयुर्वेदा में ऐसी कोई एडवांस रिसर्च नहीं है, जो हमारा पहले से है वही हम एक बार और सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट, जो हमारे पुराने फैक्ट थे उनको वेरीफाई करना। जैसे फिर से आ जाओ मैं मंडूर बटक पे, मंडूर बटक पांडु में दिया जाता है, उसको एक बार और पांडु में देके देख लो, क्या हो जाएगा, जो हमारा ओल्ड फैक्ट था संहिता में था वो फिर से वेरीफाई हो जाएगा। फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट, फिर आपने क्या देखा कि मंडूर बटक पांडु में तो दिया ही जा रहा था, साथ में मैंने मेरी रिसर्च में ये भी देखा कि ये किसी और डिसीज को भी ठीक करता है। मतलब आपने उस ड्यूरेशन में कुछ नए फैक्ट को भी प्राप्त कर लिया। फाइंडिंग आउट ऑफ न्यू फैक्ट। इन्वेंशन इज इन्वेंटिंग एंड रिवैलिडेशन गिविंग एविडेंस। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, रिसर्च क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है। सर्च फॉर नॉलेज, रिसर्च क्या है, एक नॉलेज का सर्च है। और टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें हम कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको पता करते हैं। अब ये होता क्या है, अभी मैं आपको नीचे पढ़ाने वाली हूँ। तो क्या इतने पॉइंट मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, कैसे आपको लिखना है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, बाकी ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ये सारी चीजें आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हमारे पास हैं। आप छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं, ये छोटे छोटे हो गया 3 पॉइंट। बाकी सारा सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग फिनोमिना है ना, वेरीफाई ओल्ड फैक्ट, ओल्ड फैक्ट को वेरीफाई करते हैं हम, एक साइंटिफिक सिस्टेमिक वे में रिसर्च करते हैं। इतना लिखोगे, उसके बाद हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं तो ये 10 नंबर के लिए पर्याप्त रहेगा। अभी पढ़ने जा रहे हैं, अभी 7 पॉइंट हमने पढ़ा, आगे आगे जो पढ़ेंगे 10 नंबर तक आएगा। वैसे 5-8 नंबर में ही आ पाता है इतना। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। रिसर्च को अगर मैं अलग अलग संधि विच्छेद कर दूं तो क्या बनेगा, री प्लस सर्च। री मतलब होता है पुनः, सर्च मतलब खोज, फिर से खोज करना। फिर से खोज करना मतलब क्या हुआ कि जो पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको फिर से रिवैलिडेट करना ही होता है रिसर्च। ठीक है, डिटर्मिनेशन, सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग फिनोमिना, आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद 5-7 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एनालाइजिंग इन साइंटिफिक वे, तो रिसर्च में हमने कुछ एग्जिस्टिंग फिनोमिना को सर्च किया, फिर उनका एनालिसिस किया एक साइंटिफिक वे में। ठीक है, फिर इसको फिर से डिवाइड किया है कॉजेस, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। अब कॉजेस में हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, एनालिटिकल हो गया, इंटरवेंशनल हो गया, तब वहां पर हम ये पर्सपेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव टाइप की स्टडी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझना बहुत जरूरी है ये क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट्स, आपको इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना। जैसे मैं कोविड का एग्जांपल ले लूं, अभी बहुत चल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट। पहले क्या देखा, बहुत सारे लोगों में सर्दी जुकाम हो रहा है, लंग्स डिसऑर्डर हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है। हमने पहले इफेक्ट को आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी बीमारी आ गई, फिर हम आगे बढ़े। कॉज टू इफेक्ट होता है पर्सपेक्टिव स्टडी, इफेक्ट टू कॉज होता है रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अगर हम इसको डिटेल में समझ लें तो क्या है, देखिए कॉज टू इफेक्ट स्टडी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव स्टडी। जैसे एक फैक्ट्री है, वहां पे कोई कोल गैस बन रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, कोल गैस, एक फैक्ट्री, ये हो गया कॉज। हमने इधर बोला 50 पेशेंट को रहने के लिए, तो 50 पेशेंट इस फैक्ट्री के आसपास के एरिया में रह रहे हैं, मतलब वो कॉज के लिए एक्सपोज हैं, है ना। फिर हमने उन्हीं पेशेंट में जाके एग्जामिनेशन किया,
एग्जामिनेशन में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को लंग्स डिसऑर्डर हो गया, हार्ट डिसऑर्डर हो गया। मतलब क्या हुआ कि पहले कॉज था, उसके बाद उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो कॉज टू इफेक्ट स्टडी, पर्सपेक्टिव स्टडी, मतलब एक कारण से भविष्य में कौन सा रोग होने वाला है वो कहलाता है कॉज टू इफेक्ट पर्सपेक्टिव स्टडी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब जैसे कोविड के लक्षण मुझे मिले, मुझे तो नहीं मिले, है ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो कोविड था ऐसे ऐसे लक्षण मिल रहे थे, पहले उसका नाम कोविड नहीं था, जो लक्षण मिले फिर उन्होंने बैक साइड देखा जाके कि ये क्या है, तो उन्होंने सर्च किया ये तो क्या है, कोविड-19 है। मतलब पहले इफेक्ट मिला, उसके बाद बैक साइड देख के उन्होंने क्या देखा, कारण क्या है। तो इफेक्ट टू कॉज, मतलब पहले लक्षण मिला फिर जाके सर्च किया बैक साइड जाके कि किस कारण हो रहा है, वो कहलाता है इफेक्ट टू कॉज स्टडी। इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, मतलब बैक साइड देखकर आप पता करेंगे। हो गया, ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। थोड़ा सा आप एलेबरेट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 10 नंबर में है तो आप बढ़िया सा एक फैक्ट्री का डायग्राम बनाएंगे, वहां पर लिखेंगे जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। कोविड-19 का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसमें, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में। ठीक है, चलिए अब आ जाता है डेफिनेशन में। आप दो टाइप से लिखेंगे, एक मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, एक लिखेंगे अब डेफिनेशन ऑफ द टर्म अनुसंधान। अब हम आते हैं आयुर्वेदा के ऊपर कि आयुर्वेदा में अनुसंधान बोला जाता है रिसर्च को। तो सिनोनिम्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्या क्या होता है, एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुसंधान, गवेषण, अन्वेषण, पर्यवेक्षण और शोध आर द सिनोनिम्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। These words have following aspect। तो हम एक एक का डिटेल पढ़ेंगे। अनुसंधान, अनुसंधान को पहले तो हम हिंदी में पढ़े, अनुसंधान, अनु मतलब होता है टू फॉलो, संधान मतलब होता है सम्यक ज्ञान, एप्रोप्रिएट नॉलेज, मतलब टू फॉलो एप्रोप्रिएट नॉलेज, जो हमारा नॉलेज है उसको अच्छे से क्या करना है, फॉलो करना है और नई नई रिसर्च को करना है, वो क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुसंधान अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा, प्रियव्रत शर्मा जी ने क्या बोला है, इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक स्टडी की कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, कारण और एक प्रभाव के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बिटवीन द्रव्य, गुण एंड कर्म, आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू वेरिफिएबल एग्जामिनेशन, अराइवल एट फाइनल कंक्लूजन इज कॉल्ड एज अनुसंधान। अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं कि जो प्रियव्रत शर्मा हैं उन्होंने कॉज टू इफेक्ट रिलेशनशिप देखा किसके बीच में, द्रव्य, गुण एंड कर्म। जैसे कोई द्रव्य है, समझ लो गोक्षुर है, इसके कौन कौन से गुण हैं और ये क्या कर्म करता है, कर्म क्या कर रहा है, ये मूत्रल होता है, डायरेटिक होता है, गुण है और मूत्रल होता है। तो अब देखो गोक्षुर में जो स्पेसिफिक गुण थे उनके कारण वो कौन सा कर्म कर रहा है, मूत्रल हो रहा है, डायरेटिक है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर उन्होंने किए, इसके बाद उन्होंने उसका इफेक्ट के बीच में, कॉज और इफेक्ट के बीच में, द्रव्य और कर्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बताया कुछ बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद। तो वो क्या कहलाया, एक प्रकार का रिसर्च कहलाया। क्यों कहलाया, क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था गोक्षुर क्या करता है, गोक्षुर के ऊपर सर्च हुआ, ये क्या क्या करता है, कौन से गुण हैं, कौन सा कर्म कर रहा है, उसके बाद ही तो वो पूरा रिसर्च बना ना। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गवेषण, टू सर्च और टू अचीव विद द हेल्प ऑफ ऑल सेंसेस।
हमारी जो सर्व इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनके द्वारा हम जो सर्च करते हैं वो कहलाता है गवेषण। अनुसंधान क्या था? टू फॉलो एप्रोप्रिएट नॉलेज। यहां पर आप क्या लिखोगे? गवेषण, वो भी इंद्रियेषणम, मतलब हम हमारी सारी इंद्रियों के द्वारा जो सर्च करते हैं वो गवेषण कहलाता है। ठीक है। अन्वेषण, अनु मतलब होता है निरंतर, मतलब कंटिन्यूअस। एषण मतलब होता है डिजायर, इच्छा। त्रियशनी अध्याय चरक सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर आप पढ़े हैं। इच्छाएं मतलब होता है इच्छा। किसकी इच्छा? निरंतर सर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। तो अन्वेषण, डिजायर टू सर्च। ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्यवेक्षण, टू सर्च फ्रॉम ऑल द डायमेंशन, सारी डायमेंशन के द्वारा सर्च करना पर्यवेक्षण कहलाता है। अब इसका मैं कोड बता देती हूँ आपको। पेरीफेरी ना, पर्यवेक्षण मतलब होता है पूरा, पेरीफेरी मतलब सारे डायमेंशन से आप सर्च करोगे वो क्या कहलाएगा? पर्यवेक्षण कहलाएगा। फ्रॉम ऑल द डायमेंशन, ईश्वर मतलब टू सर्च, टू अचीव, टू विश। तो इंग्लिश में आप इतना लिख सकते हैं। तो आयुर्वेदा का भी हो गया, मॉडर्न का भी, जो मैंने पहले बताया था। आयुर्वेदा में आपको ओनली कितने पॉइंट कंक्लूड करना है? 1, 2, 3 और 4, ये पॉइंट आप लिखेंगे, है ना। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर 10 नंबर में है, इतना पर्याप्त है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च एक्टिविटी कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे।